नमस्कार जी। आज हम हिंदी दिवस के कार्यक्रम हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी कुलपति महोदया करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं मुख्य अतिथि और अपने कुलपति महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की बैठक थी और उस बैठक में हमारे विश्वविद्यालय हेतु कुलगीत जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है। तो आज पहली बार हम उस कुलगीत को इस मंच पर और अपने मुख्य अतिथि के सामने प्ले कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज़। धरती के पहले रचा यहाँ, पहला है यहाँ हर ज्ञान कोश। यहाँ बुद्ध है, यहाँ वेद है, यहाँ इतिहास निमेष है। यहाँ कण कण में उर्जित प्राण है, ये भारत का तम जास है। ये प्रसार धाम अशोक का, ये और भारत के महाकाल का, ये केंद्र विश्व में बोध का, संगम महाबोधि शोध का। यहाँ की छब में है विश्व रूप, पोषित होती संस्कृति अनूप। इसके अंचल में विश्व है, इसकी बाहू में जम्बूद्वीप, इसके मस्तक पे ज्ञान भोर, इसका अंतरराष्ट्र कमल दल। ये योग भूमि, ये रंग धरा, ये विश्व सूत्र गुरुओं का छोर। ये है साझेदार भारतीय विश्वविद्यालय की श्रवणध्वजा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
एक बार पुनः आप सभी का हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज श्रीवास्तव सर, आपका यह विश्वविद्यालय हार्दिक अभिनंदन करता है। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, आपका यह विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रोफेसर मेहता, आप हमारे विश्वविद्यालय के परिवार के हैं और हम भी पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर मेहता, आज का विषय जिस पर हम आज अपने मुख्य अतिथि से सुनने जा रहे हैं वह विषय है हिंदी की बोलियां और अस्मिता। आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, आप सन 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबद्ध रहे हैं। आपने संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव के पद के अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार में विविध स्तरों पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। सांची विश्वविद्यालय के साथ आपका रिश्ता पुराना है और हम आपको अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। महोदय, आपके ही सहयोग से सांची विश्वविद्यालय ने बारला जैसे ग्राम में एशियन फिलोसफिकल कांग्रेस और इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस का आयोजन सफलतापूर्वक किया था। महोदय, प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ आपकी रचना धर्मिता भी उल्लेखनीय है। आपने गद्य एवं पद्य पर समान रूप से लेखन किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है मेरी डायरी से जो कविता संग्रह है, इसके साथ ही यादों के संदर्भ, स्वरांकित पशुपति, पंचशील, शिक्षा के संदर्भ में मूल्य, माँ, हिरण्यगर्भा, कुंभ, इसके साथ ही सुंदरकांड के पुनर्पाठ पर 10 खंड आपके प्रकाशित हैं और दुर्गा सप्तशती पर शक्ति प्रसंग का आपने प्रकाशन किया है। महोदय, हाल ही में केंद्रीय हिंदी निदेशालय आगरा द्वारा आपको स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका विश्वविद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और मैं अपनी कुलपति महोदया से अनुरोध करूंगा कि सर का स्वागत स्मृति चिन्ह और पुस्तक के माध्यम से करें। जो पुस्तक है हिंदू धर्मा बाय M.K. गांधी, कंपाइल्ड बाय डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता। कुलपति महोदया, आपका भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले मैं अपने हिंदी विभाग के विद्यार्थी सुमित कुमार को हिंदी कविता के लिए आमंत्रित करता हूं। सुमित कुमार। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पे एवं कक्ष में बैठे सभी विद्वान और मनीषियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे प्रारंभ में मैं हिंदी भाषा के ऊपर 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि यशोदा देव की कौशल्या कुंती के कुल का हूँ, यशोदा देव की कौशल्या कुंती के कुल का हूँ, सजाती है जो माथे को मैं उस बिंदी के कुल का हूँ। नहीं परहेज है मुझको किसी भी अन्य भाषा से, मगर अभिमान है मुझको कि मैं हिंदी के कुल का हूँ। मगर अभिमान है मुझको कि मैं हिंदी के कुल का हूँ। और हिंदी भाषा से मैं अपनी भारत माता पे आना चाहता हूँ और ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आखिर ये देश का तिरंगा क्यों नहीं झुका। कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए।
ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। और एक अंतिम छंद और अपना स्थान लेता हूं कि आखिर ये ध्वज किनके कारण लहलाता है। कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही, वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और सच में जब हम ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में आए हैं तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय की कुछ प्रतिभाएं, बच्चों की प्रतिभाएं आपके सामने में इसी तरीके से आती रहेंगी। मैं कुलपति महोदया को आमंत्रित करूंगा स्वागत भाषण के लिए। मैम प्लीज़। आगे के सोफे खाली हैं, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा। गाथा जी हैं, ताम्रकर हैं, आप लोग हैं, रोहित जी। अच्छा नहीं लग रहा है। सुप्रभात, नमस्ते, सादर वंदन। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, हिंदी विभाग के हमारे शिक्षक सदस्य श्री राहुल सिद्धार्थ जी, नवीन मेहता जी, शिक्षक परिवार, गैर शिक्षण कर्मचारीगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी देश में उस देश की बोली का दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन हमारे देश में शायद ये हमें पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो एक ऐसा क्षण भी आ गया है कि हमें हिंदी दिवस भी मनाना पड़ रहा है। बातें तो बहुत तरह से, कई दृष्टिकोणों से की जा सकती हैं, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हमें करनी चाहिए वो है प्रयोग का दृष्टिकोण, क्योंकि भाषा किसी भी देश का सांस्कृतिक श्वास होती है। अगर वो श्वास चलती रहे तो संस्कृति चलती रहती है। अगर किसी देश की संस्कृति को मिटाना हो तो उसकी भाषा को मिटा दिया जाए, जो 1832 में हमारे साथ किया गया कि एक झटके में एक सर्कुलर में कहा गया कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी, और परिणाम ये हुआ कि घर घर अंग्रेज़ पैदा कर दिए हमने। और आज अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है। उस ज्ञान शून्य अवस्था में भी हम हिंदी दिवस मनाना तो नहीं भूले, और उसका श्रेय बहुत से हमारे महर्षियों को जाता है, जिनमें से महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एक हैं। ऐसी कई विभूतियाँ जो अड़ी रहीं, जिन्होंने हिंदी को एक ऐसे ऊंचाई वाले, एक ऐसे पल पर पहुंचाया कि चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे मौन हो, चाहे सन्यास हो, चाहे समाधि हो, वो मन से मन की भाषा हिंदी बन गई। और होते 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 वो हिंदी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की भाषा बन गई। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत कठिन लड़ाई थी। कोई और भाषा आए या ना आए, हिंदी ने बहुत कुछ संभाल लिया। अगर हिंदी आती है तो हम में लड़ने की ताकत भी आती है। और ऐसे बहुत से जगह हमने देखा कि जहाँ हिंदी ने अपना धर्म निभाया, खाली हमें अपना धर्म निभाने की आवश्यकता है, भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति। और आज अभी सुमित को सुना तो बहुत सारे, मुझे पता है विद्यार्थी सोच रहे होंगे ये मंच हमें क्यों नहीं दिया। तो राहुल जी से कहूँगी एक व्यवस्था की जाए कि आप सबको ये मंच मिले और हम देखें कि आप किस तरह आगे अपनी भाषा के गौरव को, उसके संस्कारों को, उसमें पल्लवित पोषित जो भाव हैं उनको मातृभाषा के साथ जीते हुए कैसे जीते हैं।
बाकी शायद दोबारा भी मेरा भी कुछ नेक्स्ट हाफ में आपने बोलने का रखा है। मैं स्वागत आप सबका करती हूँ इस क्षण में। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मनोज जी आप आए। हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा अवसर निकाला जाए कि हम आपको आमंत्रित कर सकें, और ये विश्वविद्यालय का सौभाग्य है। बहुत अच्छा बोलते हैं और वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे विचारों का एक भंडार है, और उस भंडार को एकत्रित करते हुए वो जिस शैली में सब तक पहुंचते हैं, मैं भी उसमें से एक प्रशंसिका हूँ। आपको सुना है मैंने 2-3 जगह, तो आपका बहुत स्वागत है हमारे विश्वविद्यालय में, और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपको पता है, आज का विषय हिंदी की बोलियां और राष्ट्रीय अस्मिता हमने रखा है। इससे पहले कि सर अपनी बात हमारे सामने रखें, मैं 2-3 बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य में और हिंदी में सर्वप्रथम 1873 में भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, और जब भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली तो उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उसके अनुरूप थी कि हमें एक कोमल कांत पदावली को छोड़ के ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से हम राष्ट्र की बात एक समष्टिगत रूप में रख सकें। और उसके बाद सन 1926 में पंत पल्लव की भूमिका में लिखते हैं, अब भारत के कृष्ण ने मुरली छोर पांचजन्य उठा लिया है, सुप्त देश की सुप्त वाणी जागृत हो उठी, खड़ी बोली उस जागृति की शंख ध्वनि है। लेकिन आज का विषय है कि हिंदी की बोलियां और सांस्कृतिक अस्मिता। मैं क्यों हिंदी की बोलियां और 18 उन हिंदी बोल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी समृद्ध हुई है अपनी इन 18 बोलियों के माध्यम से। और आज हम 21वीं शताब्दी में जब यह सुन रहे हैं और बहुत सारे शोध को देख रहे हैं कि भाषाएं खत्म होती जा रही हैं, 21वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 1500 जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अनुमानतः हर एक महीने एक भाषाएं मर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश की स्थिति क्या होने वाली है, जहाँ पे तो बोलियों की विविधताएं हैं, हमारे जातिगत विविधताएं और बोलियों की वहाँ पे भरमार है, उसकी स्थिति क्या होने वाली है। और इस खड़ी बोली हिंदी की पृष्ठभूमि में हमारे पास ब्रज है, अवधी है, कौरवी है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी है, कितनी सारी बोलियां हैं। तुलसीदास जब अवधि में लिखते हैं, यही घाट ते थोड़ी दूरी हैं, कटिलों जल था दिखाई हजू, पर से पग धूरी तरे तर नी घर क्यों समझाई हजू, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जी आई हजू, बरुमारी मोहि बिना पग धोई, हौ नाथ न नाव चढ़ाई हजू। एक साथ कितनी अस्मिताएं, कितनी सांस्कृतिक अस्मिताएं वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं, हम अपने इस लोक बोली के माध्यम से उस अवधि के माध्यम से देख पाते हैं। तो पद्माकर दूसरी तरफ कहते हैं, फागु के भीर अभीरन ते कहीं गोविंद ले गए भीतर गोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर खेलियो अय्यन होली। अब ये जो सांस्कृतिक भंगिमाएं हैं वह उस बोली का, उस भाषा का वैशिष्ट्य है। तो क्या जब कोई एक भाषा खत्म हो जाएगी, कोई एक बोली खत्म हो जाएगी, फिर हम उस अस्मिता को किस प्रकार संरक्षित करेंगे, यह प्रश्न हमारे सामने में है। जायसी उसी काल के हैं, और जायसी लिखते हैं, पद्मावती नई पहरी पटोरी, चली साथ होई पिय की जोरी, सूरज छपा रैन होई गई, पुनिब शशि सौ अमावस भई, पूर्णिमा अमावस्या में तब्दील हो गई। और पद्मावती और रत्नसेन का प्रसंग हम सबको पता है, वो किस की तरफ इंगित कर रहे हैं, वह पूर्णिमा अमावस्या में क्यों तब्दील हो रही है। और केशव जो हमारे बहुत नज़दीक के हैं, रामचंद्रिका आप जानते होंगे, लिखा, राजा दशरथ सुत सुनो राजा रामचंद्र, रावरों सुयस सब जग को सिंगारू है। तो ये जो विविधताएं हैं, ये जो वैविध्य है और ये जो सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं,
ये 21वीं शताब्दी में जब हम भारत की बोलियों पर जब ये संकट आ जाएगा, तब हम किस रूप में अपनी सांस्कृतिक अस्मिताओं को संभालेंगे, इसी पर मैं बात करने के लिए आज मैंने और हमने विश्वविद्यालय ने सर को बुलाया है। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि एक शिक्षण संस्थान के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी, हम उसमें कैसे काम करने जा रहे हैं। सर, आप आमंत्रित हैं। आदरणीय कुलपति महोदय, नवीन मेहता जी, सिद्धार्थ जी, सभी उपस्थित स्टाफ के सदस्यगण और छात्रों मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि विश्वविद्यालय ने मेरा स्मरण करना ज़रूरी समझा इस प्रसंग पर। ये वो विश्वविद्यालय है कि जिससे आप सही कह रहे थे कि आत्मिक रूप से मैं जुड़ा रहा हूँ इसकी स्थापना के समय से ही, और इसलिए इस परिसर में तो खैर मैं पहली बार आया, पहले उसका कहीं और होता था, लेकिन इस विश्वविद्यालय के सन्निधि में आना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक बार उसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का, कुलपति महोदय का, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज हिंदी दिवस है, आप सभी लोगों को उसकी बधाई भी देना चाह रहा हूँ। ये हिंदी दिवस, इसमें मुझे कहा गया कि हिंदी की बोलियों और सांस्कृतिक अस्मिता, इस विषय पे बोलना है, तो मुझे विश्वविद्यालय की दृष्टि अच्छी लगी कि एक तो भाषा के साथ सांस्कृतिक अस्मिता की बात की जा रही है। सामान्यतः ये नहीं होता। सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि भाषा सिर्फ एक साधन है, भाषा सिर्फ एक माध्यम है। हम ये नहीं जानते कि भाषा जो है अपने साथ साथ अपना सांस्कृतिक उत्तराधिकार भी लेकर आती है। एक कहना चाहिए कि संस्कृति की विरासत जो है वो भाषा के प्रत्येक शब्द में प्रवाहित होती है, और कोई भी अन्य भाषा जो है उसका प्रतिस्थापन नहीं कर सकती है। इसको कई उदाहरणों से हम लोग देख सकते हैं, कई चीज़ों में। उदाहरण के लिए धर्म शब्द है, धर्म शब्द का कोई अनुवाद क्या रिलीजन हो सकता है, क्या धर्म शब्द का कोई अनुवाद जो है वो मजहब हो सकता है। भाषा अपने साथ बहुत सी ऐसी छापें, बहुत से ऐसे इम्प्रिंट्स लेकर चलती है जो उसको उसके समाज से मिलते हैं। ऐसी बहुत सी प्रतिछवियां हैं जो उसको उसके इतिहास से मिलती हैं, और इसलिए जो है भाषा का संस्कृति से एक आवश्यक रिश्ता है, और वो कभी भी एक माध्यम नहीं हो सकती, कभी भी एक साधन नहीं हो सकती। हाँ, उसकी साधना की जा सकती। अंग्रेजी को कई लोगों ने जब भारत में राजभाषा के रूप में स्थापित किया, तो वो इस बात को नहीं समझ पाए कि भारत में अंग्रेजी भाषा के मूलभूत कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगी। भाषा का मूलभूत कर्तव्य होता है संप्रेषणीयता। भाषा का दायित्व है कि वो संप्रेषित करे, लेकिन भारत में अंग्रेजी जिस तरह से प्रयुक्त होती है वहाँ वो संप्रेषण कम है, संगोपन ज़्यादा है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये किसी भाषिक द्वेष के कारण नहीं कह रहा, मैं उस परिवेश के कारण कह रहा हूँ, मैं उस संदर्भ के, उस कॉन्टेक्स्ट के कारण कह रहा हूँ जो भारत का संदर्भ है। मैं एक अखबार देख रहा था, वो अखबार जो है उसमें एक विज्ञापन छपा हुआ था। वो विज्ञापन मसाले की मस्ती का था, और उसमें हिंदी में छपा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मसाले के उसके बारे में कही गई थी। उसमें उस पूरे इतने बड़े विज्ञापन में एक जगह मैंने देखा
की अंग्रेजी थी। अब भारत में हिंदी को अंग्रेजी के साम्राज्यवाद ने काफ़ी हद तक हाशिए में धकेल दिया, लेकिन उस विज्ञापन में मैंने जो है अंग्रेजी को अंग सिकोड़ कर बैठे हुए एक कोने में देखा। स्टैट्यूटरी वार्निंग थी, वैधानिक चेतावनी, उसमें था कि गुटखा च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो किस लिए थी? वो इसीलिए थी कि अर्थ का संगोपन हो, अर्थ का संप्रेषण न हो। इसीलिए ही जो है वो उसमें वो प्रयोग किया था। हम समझते हैं कि भाषा जो है वो वैधानिक चेतावनी की औपचारिकता नहीं है। भाषा जो है वो चेतना का औदात्य है। भाषा जो है आर्थिक अंधेरे की कंदराओं में अपने मंतव्य को जो है छुपा देना नहीं है। भाषा इस बात के लिए है कि उससे हमें वक्ता के कथन का सच पता लगे। तो अंग्रेजी वो नहीं करती है। एक दूसरा मैंने देखा, जब मैं कलेक्टर होता था इंदौर में, तो वहाँ मैंने देखा वो न्याय के क्षेत्र का मामला था। तो उसमें मैं कलेक्टर के रूप में एक पेशी पे गया हुआ था हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और उसमें अपने सुनवाई के बाद फिर मैं नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था, तो देखा कि एक वकील साहब अपने मुवक्किल से बात कर रहे थे, और जो है मुवक्किल को वो ये बता रहे थे कि इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया है। वो उसे ये नहीं कह रहे थे कि हम ये मुकदमा हार गए हैं और हमें इसकी अपील करनी पड़ेगी। वो ये कह रहे थे कि नहीं, इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया। पुनः वही बात, पुनः वही असंप्रेषणीयता, वही की बात जो है, जो असल में है वो नहीं कही जाए। तो उसके लिए न्याय की ये पूरी प्रणाली कि जिसमें जो है अंग्रेजी में ही है जो भी है, हाई कोर्ट को धारा 348 के अनुसार या सुप्रीम कोर्ट को धारा 348 के अनुसार अपनी कार्यवाही अंग्रेजी में ही चलाना। और दुर्भाग्य है कि जो काम इंग्लैंड ने 1362 में किया था, जो काम फ्रांस ने 1539 में किया था, जो काम सबसे अंत में यूरोप में हुआ हंगरी में 1784 में, वो काम भारत में 2022 में भी नहीं है कि न्याय जो है वो अपनी भाषा में मिल सके। तो पूरा न्याय का पूरा तंत्र जो है इतनी गुह्यता में है आम आदमी के लिए, वो जो गांव का व्यक्ति है उसके लिए वो पूरी एक तरह की विचित्र किस्म की गोपनीयता है, कूटरचना है, जिसको कि जिसका निर्वचन करने के लिए उसको जो है ये वकील साहब की मदद चाहिए। तो वो दिक्कत है जहाँ मैं पाता हूँ बार बार कि अंग्रेजी जो है वो संप्रेषणीयता का बुनियादी कर्तव्य तो भारत में पूरा नहीं करती। वही भाषा कर सकती है जो उस संस्कृति से, उसके संदर्भों से जुड़ी हुई है। ये जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी है, ये जो संदर्भ संवेदनशीलता है, मैं उस संदर्भ में उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। भाषा की एक संदर्भ संवेदनशीलता होती है और इसी के कारण कोई भाषा जो है किसी संस्कृति की प्रातिनिधिक भाषा हो सकती है और कोई दूसरी भाषा कितनी भी सदिक्षाओं के साथ भी कोशिश करे तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस समाज को लेकर नहीं चली। आज यदि मैं नाना और दादा शब्द का प्रयोग करूं तो मैं करता हूं, लेकिन अंग्रेजी के पास उन दोनों को भिन्न बताने वाले शब्द नहीं, क्योंकि वो समाज से नहीं।
ये समाज, भारतीय समाज तो जिस तरह के रिश्तों में बंधा है और रिश्तों के वैविध्य में बंधा हुआ है, वो नहीं है उस तरह के। तो मुझे अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय ने जो है भाषा के प्रश्न को सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न से जोड़ा। अस्मिता का प्रश्न गौरव का प्रश्न भी है, वो सिर्फ संस्कृति का ही प्रश्न नहीं है। भाषा जो है वो एक गौरव की भी बात है। वो गौरव कैसा है? वो गौरव क्या हमें तब महसूस होता है कि जब हम पाते हैं कि हमारा संविधान तो ये कहा धारा 343(1) में कि भारत संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी। वो एक झटका था उसी समय। यूं देखिए कि भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है, जो चला, उसमें देश के सभी नेताओं ने जो अहिंदी भाषी थे, जो गुजरात के थे या बंगाल के थे या उड़ीसा के थे, कहीं के भी थे, सारे नेताओं ने एक स्वर में ये कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं कहा गया था, राष्ट्रभाषा के रूप में कहा गया था। आज जब अजय देवगन जो हैं ये भूल से कह देते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनको तो सामान्य ज्ञान ही नहीं है, हिंदी तो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या करें? वो सपना तो दिखाया था राष्ट्रभाषा का ही, संघर्ष जो था वो भी राष्ट्रभाषा का ही था। उपलब्धि के हाथ में आया धारा 343(1) और उसके बारे में भी संभ्रम है। उसके बारे में भी संभ्रम ये है कि अंग्रेजी जो है वो संघ के लिए हिंदी के साथ सह राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा है। लेकिन यदि संविधान को सावधानी से पढ़ें तो कहीं नहीं है संविधान में अंग्रेजी के लिए कहीं भी सह राजभाषा या द्वितीय राजभाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहाँ जो कहा गया वो ये कहा गया कि फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन, अंग्रेजी के लिए, कि कुछ समय के लिए इसको अंग्रेजी को अधिकृत कर दिया गया है कि वो उसी तरह से प्रयुक्त होते रहे राजकीय कार्यों के लिए जिस तरह से कि संविधान के प्रवर्तन के ठीक पूर्व होती थी। तो जब ये कहा गया तो इसका मतलब है कि अस्मिता के उस प्रश्न से हमारे संविधान निर्माता भी अवगत थे, अब अस्मिता की उस चुनौती से। इसलिए उन्होंने कहीं भी अंग्रेजी को सह राजभाषा नहीं कहा, जैसा कि आयरलैंड के संविधान में है। वहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा होगी। वहाँ कहा गया है कि अंग्रेजी जो है द्वितीय भाषा होगी। हमारे यहाँ भी कह सकते थे, बहुत साधारण था, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि वो अस्मिता का प्रश्न जो है, जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था, उस अस्मिता के प्रश्न से ये अवगत थे। और उन्होंने अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की प्रारंभिक अवधि नियत की थी और ये कहा था कि संसद जो है बार बार बढ़ा सकेगी उसको। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि वो धारा 343 वो उसका जो 343(1) जो कि ये कहती थी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो उस अमृत महोत्सव के पल पे मुझे याद आता है कि वो अमृत मंथन जो हुआ था हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का और संविधान सभा में जो विमर्श का,
उसके बाद जो है ये अमृत तो निकला था, धारा 343 की 1 की शक्ल में। लेकिन क्या होता है अमृत मंथन में, कुछ त्रासदियाँ होती हैं। हमेशा जो है कोई ना कोई राहु आकर पंक्ति में बैठ जाता है। तो वो जो चीज़ जो 15 साल के लिए आई थी वो 75 साल हो गए अनवरत है, और ऐसा लगता है कि टिल इटर्निटी रहेगी। कोई समझ में ही नहीं आता कि जिस चीज़ को हमने तात्कालिक प्रावधान बनाया था, संक्रमणीय प्रावधान बनाया था, ट्रांजिशनल प्रोविजन था, जो वही चीज़ जो है इतने लंबे समय तक कैसे चली आई। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ अमरावती मिल गई, शायद राहु पंक्ति में बैठ गए थे। सांस्कृतिक अस्मिता का लेकिन फिर भी जो है ये अवधान रहा, इसी के कारण उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी को राजभाषा घोषित किया। तो इस रूप में मुझे आपका जो द्वारा विषय का चुनाव है वो अच्छा लगा। दूसरी जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि आपने हिंदी की बोलियों की बात की। मुझे जो विषय दिया गया कि हिंदी की बोलियां और सांस्कृतिक अस्मिता, बोलियां जो हैं हिंदी की, चाहे वो अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे बागरी हो, चाहे बघेली हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे मालवी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे आपकी जो निमाड़ी भाषा हो, बहुत सारी हैं हिंदी की बोलियाँ। और इसलिए हिंदी उत्सव जो है उसको जो है मानकीकृत हिंदी का उत्सव न बनाकर एक तरह का संयुक्त उत्सव बनाना चाहिए कि जिसमें हम इन बोलियों के योगदान को ध्यान रखें। और आपके विश्वविद्यालय ने मुझे जब ये विषय दिया तो मैंने कहा कि देखिए इनकी चेतना जो है कितनी अच्छी है, क्योंकि हिंदी कोई वटवृक्ष नहीं है। हिंदी कोई वटवृक्ष नहीं है कि जिसकी छाया में नन्हे नन्हे पौधे जो हैं नहीं पनप सकते। वो तो एक तरह की संयुक्तता है, वो तो एक तरह का साहचर्य है। अक्सर क्या होता है, हिंदी के दुश्मन ये करते हैं कि हिंदी के विरुद्ध जो है दूसरी भाषाओं को, जो इसी देश की भाषाएं हैं, उनको हिंदी के विरुद्ध आतंकित करते रहते हैं। मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक राज्य के जो हैं एक बड़े प्रमुख भारत के जो एक बड़े प्रमुख के सामने बोल रहे थे कि तमिल को भी जो है हिंदी के बराबर अधिकार दिए जाए। तो मैंने कहा कि इस बंदे की महत्वाकांक्षा क्या है भाई। ये कहता कि तमिल को अंग्रेजी के बराबर अधिकार दिए जाएं तो फिर भी समझ में आता, ये हिंदी के बराबर अधिकार मांग रहा है। हिंदी तो स्वयं ही संघर्ष कर रही है, अभी हिंदी का संघर्ष कहाँ खत्म हुआ। लेकिन ये है कि हमारे ही जो है देश की दूसरी भाषाओं को हमारे हिंदी से लड़ाकर अंग्रेजी जो है अपना उल्लू सीधा करती रही है। तो वो चलता है। एक ये भी चलता है हमारे देश में गेम कि भारत में भाषाओं की अधिकता पर बड़ा बल दिया जाता है और ये कहा जाता है, और उसके आधार पर, भाषाओं की इस अधिकता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय ऐक्य के प्रति, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति एक तरह का विश्वास पैदा किया जाता है। वो कैसे? जो कॉलोनियल पीरियड था, जो उपनिवेशवादी समय था, उसमें जो है ये कहा गया कि भारत में 300 से अधिक भाषाएं हैं। संविधान में तो हमने परिगणित की हैं 22, लेकिन कुछ और भी हैं। 300 से अधिक भाषाएं हैं। और भारत जो है इस आधार पर उन्होंने कहा कि
राष्ट्र नहीं है, उपमहाद्वीप है। ये पूरा सब कॉन्टिनेंट के रूप में जो है वो भारत को वर्णित किया जाता रहा इसी भाषाई वैविध्य के आधार पर। अब मैंने कहा कि यदि भाषाई आधिक्य के आधार पर यदि कोई देश नहीं रहता और उपमहाद्वीप हो जाता है, तो इंडोनेशिया को क्या कहेंगे जहाँ 700 से ज़्यादा भाषाएं हैं? तो पापुआ न्यू गिनी को क्या कहेंगे जहाँ पर 839 भाषाएं हैं? वो देश हैं कि उपमहाद्वीप है? हमारी ही राष्ट्रीयता से जो है वो लोग थोड़े तो भयभीत थे। राष्ट्रीयता की भावना भारत में जो है विकसित हो, ये उपनिवेशवाद के लिए हमेशा एक खतरा था। तो उन्होंने जो है इसको उपमहाद्वीप के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया। उन भाषाओं का होना, उनकी अधिकता का होना, वो भारत के वैविध्य का, भारत की आंतरिक संपन्नता का प्रमाण था। उस अधिकता का होना ये है कि हमने अपने आंगन में, हमने अपने बगीचे में बहुत सारे पौधों को उगने दिया पूरी स्वतंत्रता में। हम ऑस्ट्रेलिया जैसे नहीं हैं कि जहाँ 1970 के दशक तक भी वहाँ 400 से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। हम चीन की तरह नहीं हैं कि जहाँ उन्होंने अभी कुछ सालों पहले एक आदेश जारी किया है और चीन की भाषा नीति जो है निर्धारित की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सन 2025 तक चीन की 85% जनसंख्या को मंदारिन सीखनी होगी और 2035 तक सभी चीनियों को अनिवार्यतः मंदारिन सीखनी पड़ेगी। उसका क्या अर्थ है? उसमें उन्होंने कहा है कि सभी चीनियों को इंक्लूडिंग एथनिक माइनॉरिटीज, जातीय अल्पसंख्यकों को भी शामिल करते हुए सभी को सीखनी पड़ेगी। तो उसके नतीजे हो रहे हैं इस समय, और उसके कारण जो है चीन के लिंग्विस्ट जो हैं, चीन के भाषा शास्त्री काफ़ी परेशान भी हैं। जैसे वहाँ पे शंघानीज भाषा जो है वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषा थी। अब वहाँ पे हाई स्कूल में अभी एक घटना आई सामने जहाँ एक बच्ची को जो है वो 800 शब्दों में अपॉलॉजी लेटर, क्षमा याचना पत्र लिखने को कहा गया क्योंकि उसने शंघानीज का प्रयोग किया था। भारत में देखते हैं ना कॉन्वेंट स्कूलों में यदि आप अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग कर लें तो दंडित कर देते हैं लोग। वैसे ही वहाँ भी हो रहा, वहाँ लेकिन मंदारिन के लिए हो रहा। तो उस बच्ची को जो है वो दंड मिला। 2014 में हुआ कि वहाँ पर जो उनका डोको टीवी है, DOCO, शंघानीज डोको टीवी, तो उसमें शंघानीज भाषा के प्रयोग को जो है ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया वहाँ पर। इस तरह की चीज़ भारत में नहीं होती। भारत में सभी भाषाओं के पौधों को अपनी अपनी तरह से पल्लवित, पुष्पित होने का पूरा अधिकार मिला हुआ, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। वो वैविध्य, वो हमारी ताकत है। जो अभी आप कह रहे थे अवधि के उदाहरण देते हुए, और उसके और सांस्कृतिक अस्मिता की जब हम बात करते हैं तो, और भाषा के साथ, बोलियों के साथ जो है उसके जुड़ाव की बात करते हैं, तो उसके पीछे ये कारण नहीं है कि इस देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं। भारत जो है, भारत में सांस्कृतिक इंटीग्रेशन की समस्या नहीं है। कई लोग ये भ्रम करते हैं कि जो अमेरिका में जिस तरह का मल्टीकल्चरिज्म चलता है, वहाँ की बहुसांस्कृतिकता चलती है, और फिर वहाँ पर जो है अमेरिकनाइजेशन है, कैलिफोर्निकेशन की बात चलती है, उस तरह की भारत में नहीं है। भारत में मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है।
एक संस्कृति है जो समावेशी संस्कृति है, एक संस्कृति है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सागर स्थानीय संस्कृति है, जहाँ पर कि अलग अलग नदियाँ आकर जो है एक मेक हो जाती हैं, एक रस समरस हो जाती हैं। तो उस सागर स्थानीय चेतना की संस्कृति है हमारी। हमारी संस्कृति वैसी नहीं है कि जो जिस तरह के मल्टी कल्चरिज्म की बात करें। संस्कृति तो एक है, भारतीय संस्कृति। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ भाषाओं का प्रश्न जो है वो सांस्कृतिक एकता का प्रश्न ही है। चाहे कन्नड़ भी हो, वो भी भारतीय संस्कृति का उतना ही प्रतिनिधित्व करती है जितना कि तमिल करती है या कोई भी और दूसरी भाषा करती है। संस्कृति एक ही है। तो उस हिसाब से देखें तो जो है हमें सांस्कृतिक अस्मिता की बात कर रहे हैं हम, सांस्कृतिक एकता की नहीं कर। और सांस्कृतिक अस्मिता कई बार जो है बोलियों में बहुत बारीक बारीक तरीके से प्रतिध्वनित होती है। वो जो है, मैंने कहा कि हमेशा एक समाज को लेकर चलते हैं। वो समाज जो है, जो पीछे आता है, उस समाज को यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे यहाँ कई भाषिक दुर्घटनाएं या बोलीगत दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे कैसे, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। एक पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब लोगों ने खूब सुनी है। वो पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सबने सुनी है। उसका अर्थ जो है, जिस तरह से भारत में इतने सालों में किया जाता रहा है, वो अर्थ जो है वो वही भाषाई दुर्घटना है जिसकी मैं बात कर रहा था। वो अर्थ इस बात का प्रतीक है कि भाषा का जो लोकाकाश होता है उसको समझने की हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमने देखा कि ताड़ना शब्द जो है उसमें प्रयोग हुआ है, सकल ताड़ना के अधिकारी, और हम गए संस्कृत के जो है आपटे के संस्कृत कोश में चले गए या मॉनियर विलियम्स के संस्कृत कोश में चले गए, और वहाँ लिखा हुआ है कि ताड़ना का अर्थ पीटना। तो हमारी सागरिका घोष जो हैं वो कहने लगी, एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि देखिए इसमें जो है औरतों को पीटने की बात कही गई है, कैसे आएगी जो है लैंगिक समानता भारत में। उन्होंने अर्थ कहाँ से उठाया है, वहीं से। लेकिन हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि तुलसी ने रामचरितमानस बोली में लिखी थी, अवधि में लिखी थी। उस अवधि में ताड़ना का अर्थ क्या वही होता है जो संस्कृत डिक्शनरी में मिलता है, संस्कृत के शब्दकोश में मिलता है। यानी यदि अवधि में ये कहा जाता है कि बाल बच्चों को ताड़ियत रही हो, तो क्या उसका अर्थ ये होता है कि बाल बच्चों को पीटते रहना, कि उसका अर्थ होता है कि टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कि उसमें एक अवेक्षा का भाव है, कि उसमें कंसर्न का भाव, कि उसमें एक ध्यान रखने का भाव। वो एक सकारात्मक भाव है कि एक नकारात्मक भाव। आप बोली को नहीं पकड़े, एक ऐसे शब्दकोश को पकड़, जबकि तुलसी की प्रतिज्ञा थी। तुलसी ने संकल्पबद्ध होकर कहा था कि मैं भाषा में रचना करूंगा, भाखा यानी जो उनका शब्द था कि उसमें रचना करूंगा। वो जानबूझ के चुन के कर रहे थे, और आप फिर भी वही संस्कृत उन पर हावी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने बोली के द्वारा जो एक सांस्कृतिक अर्थ, एक सामाजिक अर्थ जो है, जो ध्वनित होता है, उस अर्थ को पहचाना ही नहीं। इसलिए जो है दिक्कतें हैं। और ये सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न जो है बोलियों के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है
कि हम जिस दुनिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो दुनिया एक तरह के होमोजेनाइजेशन का सामना कर रही है, उसके संकट का, कोलोनाइजेशन के संकट का सामना कर रही है। यानी आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हेग में जो पिछले जितने भी फैसले दिए हैं, कम से कम 7 फैसले तो मेरे पास हैं, वो सभी जो हैं किसी भी देश के द्वारा अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के अधिकार को सीमित करने वाले फैसले। वो फैसले ये हैं, उसमें जैसे फ्रेंच भाषा के संरक्षण के लिए एक प्रोटेक्शनिस्ट कदम, एक संरक्षणवादी कदम जो है फ्रांस की सरकार ने उठा लिया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वस्तुओं के, चीज़ों के प्रवाह और पुनर्प्रवाह को आप भाषा के आधार पर बाधित नहीं कर सकते। देशों के द्वारा अपनी संस्कृति का संरक्षण करना वो आज के युग के आर्थिक युग में, आज के युग के आर्थिक प्रभाव में उसकी व्याख्या किस तरह से हो रही है। अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी भाषा में जो है चीज़ों को व्यक्त करना, अपनी बोली में चीज़ों को व्यक्त करना, वो एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म माना जा रहा है, एक तरह का संरक्षणवाद माना जा रहा है। और WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन, वो जो है उसके विरोध में है कि प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहिए हमें, हमें तो खुला चाहिए। ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण माने भूमंडीकरण, भूमंडलीकरण नहीं। तो भूमंडीकरण में जो है ये सब चीज़ें जो हमें दिक्कत दे रही हैं। उन्होंने कहा अब लेकिन जो है आप देखिए कि संस्कृति जो है भाषा से ऐसी जुड़ी हुई है। कबीर जो हैं जुलाहे थे, रैदास जो हैं चर्मकार थे, लेकिन उनके पदों में उनके जो चरखे की आवाज़ कभी सुनाई देती है हमें कि हमने सुनना बंद कर दिया। इन सब में, चाहे पीपा हो, धन्ना हो, इन सब में इनकी जो कहना चाहिए कि इनकी अपनी सामाजिकता जो थी, इनकी अपनी जो दैनिकता थी, इनके कर्म की, इनके व्यवहार की दैनिकता, वो इनके पदों में झांकती है। कितनी बार जो है कबीर अपने को जुलाहा कहते हैं अपने ही पदों में। तो हम व्यवसाय को, कर्म को जो है रचना से अलग नहीं कर सकते, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि नहीं, कीप द टू सेपरेट, दोनों अलग अलग रखो। वहाँ दिक्कतें हैं, वहाँ परेशानियाँ हैं कि आप जो हैं सांस्कृतिक अस्मिता को भाषा का एक आवश्यक तात्विक गुण मानने से इनकार कर रहे हैं। आप बोलियों के जो है उस लोकाधार को जो है मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी रोला बार्थेस जो है वो एक बात कहते हैं कि सिविलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, चिन्ह की सभ्यता, जो आपका बोलियों में, भाषाओं में जो अक्षर हैं वो एक चिन्ह है, जो शब्द हैं वो एक चिन्ह है, और वो चिन्ह अपने साथ जो है एक सभ्यता लेकर आते हैं। हम उस सभ्यता से इनकार करेंगे, हम उस संस्कृति से इनकार करेंगे, हम उस समाज से इनकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाषाएं जो हैं, बोलियां, वो इस तरह से चलें कि वो हमारे व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं, हमारे व्यापार के जो मल्टीनेशनल्स हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके हितों की पूर्ति करते रहें, तब तक ठीक है। और इसलिए जो है वो जॉन मिलर ने, ये जब अभी बात चल रही थी ना लैंग्वेज डेथ्स की, कि बहुत सारी भाषाएं मर रही हैं, आप बता रहे थे कि 1500 भाषाएं जो है मर रही हैं, उसमें 46 भाषाएं जो हैं भारत की भी हैं। तो भाषाओं की उस अधोगति पर, उनके उस स्थिति पर
जॉन मिलर जो हैं बड़े हंसते हुए कहते हैं कि भाषाएं मर रही हैं क्योंकि वे कमतर हैं, क्योंकि वे बिग मैक का सामना नहीं कर सकती। बिग मैक मैकडोनाल्ड एक प्रतीक है मल्टीनेशनल्स का, उनका सामना नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में जो है हमें ये देखना है कि हमारी बोलियों को सुरक्षित रखना एक हमारी संकल्पबद्धता होनी चाहिए, इसलिए कि भूमंडीकरण की ताकतें जितनी प्रबल हैं, ये बोलियां जो हैं उस ग्लोबल के विरुद्ध जो है लोकल का आह्वान है। अच्छी स्थिति ये रहती कि एक ग्लोबल अप्रोच होती, अच्छी स्थिति ये होती कि हम ग्लोबल को लोकल के विरोध में जो है खड़ा नहीं करते, लेकिन वो स्थिति नहीं हो रही है, वो कॉलोनाइजेशन हो ही रहा है। और ऐसी स्थिति में जब एक तरह का समरूपीकरण हो रहा है और वो समरूपीकरण भी जो है विरूपता के संकट स्थानीय संस्कृतियों के सामने दुनिया भर में प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे समय पे हमें देखना है कि भाषाएं जो हैं वो देशज मनुष्य के लिए कौन सा घोंसला बन रही हैं और हिंदी जो है उसमें क्या भूमिका निभा रही है। इस रूप में हमें अपनी भाषा के दायित्व को समझना है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि लोगों को बेदखल करने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग है। आज बहुत सी चीज़ों को हम लोग पाएंगे, और हम किसी भाषाई प्रेम की दृष्टि से मैं बात नहीं कह रहा, मैं बात इस हिसाब से कर रहा हूँ कि भाषा का प्रश्न जो है वो मानव अधिकार का प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स का प्रश्न है। भाषा का प्रश्न जो है वो सिर्फ चूँकि वो मेरी मातृभाषा है, चूँकि वो मेरी धमनी भाषा है, चूँकि वो मेरी कहना चाहिए कि स्नायु भाषा है, चूँकि वो एक तरह की ऐसी भाषा है जैसे कि मैं कहता हूँ ओंकार भाषा, बोलियों को मैं अक्सर ओंकार भाषा बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ कि जैसे जब सृष्टि का आरंभ हुआ था ना, तो सबसे पहले प्रणव था, ओंकार था, वही एक ध्वनि। उसी तरह से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे माँ की जो बोली सुनने को मिलती है, उसके लिए वही प्रणव है। तो ये ओंकार भाषा, ये प्रणव भाषा जो है, जो बोलियां हैं, इनकी पवित्रता, इनकी दिव्यता, उसको हम क्या उस मानव अधिकार के प्रश्न से देखते हैं, उसके प्रिज्म से। यानी एक उदाहरण मैं दूं आपको कि एक आजकल तो चूँकि एक तरह का मेडिकल निमेसिस है, तो फार्मास्यूटिकलाइजेशन ऑफ हेल्थ हो ही गया है, स्वास्थ्य का जो है बाजारूकरण, और हेल्थ भी एक कमोडिटी है, वस्तु है एक आज के ज़माने में। तो हम जो है बहुत सारी ये जो अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज हैं, इनके वो दवाइयाँ लेते भी हैं, उनके मेडिसिन। वो मेडिसिन जो लेते हैं आप, जो बॉटल आपने ली है, उसको खोलते हैं आप, नीचे जो है एक पर्ची भी मिलती है। उस पर्ची में क्या आपकी भाषा है? उस पर्ची में क्या आपकी बोली है? क्या उसमें तेलुगु है? क्या उसमें तमिल है? क्या उसमें हिंदी है? और क्या ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है कि उसको पता हो कि जो दवा वो ले रहा है, उस दवा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस दवा के घटक क्या हैं? उसका अधिकार है। लेकिन उस मानवाधिकार के हिसाब से, उस उपभोक्ता अधिकार के हिसाब से हम भाषा के प्रश्न को नहीं देखते, तो दिक्कत होती है।
एक उपभोक्ता को पूरा पूरा अधिकार है कि जो दवा वो ले रहा है उसके घटक उनसे वो अवगत हो, न केवल दवा के बारे में बल्कि सभी वस्तुओं के बारे में जो कि बाजार में आती हैं उनके बारे में जो है जो लेबल लगे रहते हैं उसमें उनको उस भाषा में होना ही चाहिए। और ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, जिस क्षेत्र में भी जिस अंचल में भी वो हो रहे हैं वहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए उसको। और हमें लगता है कि शायद बहुत कठिन बात है, लेकिन दुनिया के कई कई देश हैं जो भाषिक बहुलता के साथ इस दायित्व को निभाते हैं। हमारे यहाँ हम लोगों को कठिन पड़ता है कई चीज़ें, जैसे न्यायालय में जो आपराधिक कार्यवाही है, आपराधिक कार्यवाही के संदर्भ में ये दिया हुआ है कई देशों के संविधानों में, छोटे छोटे देशों से लेकर, यदि लेसोथो को ले लें, बिल्कुल छोटा देश, कैप वर्डे को ले लें, बिल्कुल छोटा देश, से लेकर रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अफ्रीका के भी बहुत सारे देश मिला लें, सब तरह के देश हैं, छोटे बड़े, बहुभाषी और कम भाषाओं वाले, सब तरह के देश हैं। सब में ये है कि जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तो उसको उसके निरोध के आधार, उसकी गिरफ्तारी के आधार उसकी भाषा में बताए जाएंगे। सब देशों के संविधानों में है। हमारे यहाँ कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं थी। फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा अनुच्छेद 25(2) की व्याख्या करते हुए कि इसमें जो कम्युनिकेट शब्द है कि ग्राउंड्स विल बी कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेट शब्द है, जो संप्रेषण शब्द है, उसका अर्थ है उस गिरफ्तार व्यक्ति के कि उस भाषा में जिसे वो समझता है उसमें किया गया संप्रेषण। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो अब की जाने लगी है। जब भी किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं हम लोग तो उसको उसके पहले उसके निरोध के आधार, उसको गिरफ्तार करने के आधार जो हैं उसको उसकी भाषा में बताते हैं। कार्यपालिका के ऊपर ये दायित्व जो है न्यायालय ने दे दिया। देखिए हमारे यहाँ जो चीज़ न्यायालयीन निर्वचन से आई वो दूसरे देशों में संवैधानिक प्रतिज्ञा के रूप में आई। हमारे यहाँ आज भी निर्वचन से भी ये बात नहीं आई है जो दूसरे देशों के संविधानों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो न्यायिक कार्यवाही होती है उसमें संबंधित पक्षकार को निःशुल्क दुभाषिया उपलब्ध कराया जाएगा। ये मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका भी अंग है। और ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र है उसका भी अंग है। दोनों में ये कहा गया है कि निःशुल्क दुभाषिया उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे यहाँ कहाँ, अभी जाके कुछ दिनों पहले ये व्यवस्था हुई है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं उनका अनुवाद जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन साइप्रस ये व्यवस्था करता है, छोटा सा देश है, वो ये व्यवस्था करता है कि न्यायालयीन कार्यवाही उसी भाषा में चलेगी जिस भाषा में पक्षकार, निरुद्ध व्यक्ति जज के सामने लाया जाता है, जिसको वो जानता है, उस तरह की भाषा में चलेगी। एक मालडोवा जैसा छोटा सा देश है, वो ये कहता है कि जो संबंधित पक्षकार हैं वो आपस में मिलकर तय कर लें या उनके बहुमत के आधार पर जो है जो भाषा तय होगी उसमें जो है न्यायालयीन कार्यवाही चलेगी। छोटे छोटे से देश हैं। और ये सारे प्रश्न कौन से प्रश्न हैं? ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रश्न हैं कि हम स्थानिकता का मान कर रहे हैं, हम
लोकल का मान कर रहे हैं, वो सांदर्भिकता जो है वो उसका हम आदर करते हैं। ये सांदर्भिकता हमारे यहाँ धीरे धीरे खोती जा रही है। अब धीरे धीरे वो चेतना बढ़ी है कि इस सांदर्भिकता की रक्षा करनी जरूरी है। इसलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखें तो वो बात सिर्फ संविधान में परिगणित भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा की नहीं कर रहे हैं। अब वो बात ये कर रहे हैं कि आपको आपकी होम लैंग्वेज में, और मुझे अच्छा लगा ये शब्द, मदर टंग तो सुनते आए थे हम लोग, उन्होंने कहा होम लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी, कम से कम 5वीं तक, हो सके तो 8वीं तक, और हो सके तो आगे। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा, एक पहली बार जो है इस तरह का स्वीकृति भाव तो पनपा। अन्यथा हम तो जो है अंग्रेजी को ही मुक्तिकारी भाषा मानते हैं कि भैया उसी से ही होगा, और उसी के कारण फिर तमाम किस्म के बंधनों में हम जकड़ जाते हैं। यानी आप देखिए कि कभी ये स्थिति जो है यूरोप में थी। यूरोप में ज्ञान विज्ञान जो है वो तभी जो है आ पाया जब स्थानीय भाषाओं को, जिन्हें वर्नाकुलर्स कहा जाता है, उन्हें महत्व दिया गया। अन्यथा जब तक लैटिन थी तब तक यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई थी। वैज्ञानिक क्रांति तब होती है जबकि आप उस भाषा में जो आपके लिए सहज है, जिसमें आप स्वप्न देखते हैं, उस भाषा में आप अपने वैचारिक प्रवाह को निश्चित कर सकें। तो यूरोप में तब तक नहीं हुई। लैटिन थी भाषा और लैटिन में ही वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे जाते थे। तो आप देखिए कि न्यूटन के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ कौन सी भाषा में हैं? लैटिन में। सिर्फ आखिरी ग्रंथ जो है उनका ऑप्टिक्स वो इंग्लिश में है। इसी तरह से गैलीलियो के सारे ग्रंथ जितने भी हैं वो सब लैटिन में हैं, सिर्फ आखिरी ग्रंथ उनका इतालवी में है। तो विज्ञान की भाषा ही लैटिन थी और इसलिए कुछ लोगों के पास थी। इस हद तक विरोध था ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में देशज बोलियों का या वर्नाकुलर्स के उपयोग के विरुद्ध। इस हद तक विरोध था कि अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद नहीं हो सकता था, उसकी सजा थी मृत्युदंड। डच में बाइबल का अनुवाद नहीं हो सकता था, उसकी सजा थी मृत्युदंड। और जब जॉन वाइक्लिफ ने पहली बार वहाँ बाइबल का अनुवाद किया अंग्रेजी में, तो एनोनिमसली किया था, गुमनाम तरीके से। उसकी मृत्यु के 40 साल बाद यह भेद खुला कि ये था बंदा जिसने कि बाइबल का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। उसकी कब्र खोदी गई, उसके रिमेन्स हटाए गए, अवशेष, उस जगह को पवित्र किया गया, सैंक्टिफिकेशन हुआ उसका। लेकिन फिर जब कभी न्यूटन ने, कभी गैलीलियो ने खतरा उठाकर जब करना शुरू किया और वर्नाकुलर्स का, देशज भाषाओं का, बोलियों का प्रयोग जो है होने लगा, तब जाकर जो है यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति संभव हुई। तो भारत में भी यदि हम जो है अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान के प्रवाह को जो है सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे और जिस तरह का एकाधिकारवाद जो है वो इस ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनलाइज होती हुई दुनिया में जो है बढ़ रहा है, कोका कॉलोनाइज्ड होने वाली दुनिया में बढ़ रहा है, जहाँ जो है एक अकेले वॉलमार्ट की जो है का जो धन है वो दुनिया के 159 देशों से ज़्यादा है, उनके आय से ज़्यादा है, उनके बजट से ज़्यादा है। जहाँ ऐसी स्थिति हो, ऐसी पृष्ठभूमि में हमें जो है उस लोकतांत्रिकता का चुनाव करना होगा जो हमारी बोलियों में अभिव्यक्त होती है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक इस विषय को इतना विस्तार देने के लिए हम सोचा नहीं था कि यह इतना विस्तृत हो जाएगा और इसकी परिधि ये बोली से लेकर के हम मानवाधिकार तक चले जाएंगे, सोचा नहीं था। और जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि राहुल संविधान और हिंदी रखें। मैंने कहा कि नहीं सर, हम कुछ और पे बात करना चाहते हैं, और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया।
तो एक बार पुनः मैं आपको सर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से, और अंत में मैं मैम को इस कार्यक्रम की अध्यक्षा कुलपति महोदया को आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद के ज्ञापन से पहले कुछ कहना चाहूँगी। जहाँ से सर ने बात छोड़ी है, थोड़े से बात वहीं से शुरू की जाए। हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, सब लोग हैं। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या तीनों पे एक्टिव ना हो। और एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है आजकल, बॉयकॉट बॉलीवुड। एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो विश्व को सबसे ज़्यादा फिल्में देती है, लगभग 900 फिल्में हर साल बनाती है, बहुत बड़ा मार्केट है, और वो एक तरह से संस्कृति का संप्रेषण कर रही है। उसके बायकॉट की बात क्यों आई? और मूलतः वो तो हिंदी भाषी फिल्म इंडस्ट्री है। हम किसी पंजाबी या भोजपुरी या तमिल या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। वो यहाँ तक कैसे आ गई कि जिसके नायक और नायिका हमारे एक तरह से स्वप्न दृष्टा क्षेत्र तक भी पहुंच जाएं कि हम ऐसे कपड़े पहने, हम ऐसी चाल चलन करें, हम ऐसी भाषा बोलें, हम ऐसा जीवन जिएं जो हमारे समाज को स्वप्न देती थी। वो इंडस्ट्री बॉयकॉट तक क्यों पहुंची? तो उसका एक ही कारण है कि अब वो सांस्कृतिक रूप से हमसे जुड़ी नहीं है। अब वो भाषा को तो यूज़ कर रही है, लेकिन उस भाषा में एक ऐसी संस्कृति की बात कर रही है जो हमारी नहीं है। वो हमें उस दुनिया में ले जा रही है, उस एक स्पेस का क्रिएशन कर दिया उसने जो मेरा आपका नहीं है। मेरी भावनाओं को वो ठेस पहुंचाती है, मेरी परंपराओं को ठेस पहुंचाती है, मेरी आस्था को ठेस पहुंचाती है, मेरे परिवेश को ठेस पहुंचा रही है। और अब हम मुखर हो गए हैं और कहते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड। यानी जिसने हमारे स्वप्नों का सर्जन किया, जिसका गीत संगीत हम जीने के लिए प्रयोग करते हैं, हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, उल्लसित होते हैं, राष्ट्र प्रेम से भरे होते हैं, बचपन को जीना चाहते हैं, मधुर प्रेम के क्षणों को जीना चाहते हैं, तो हम उस संगीत तक जाते हैं। उस पूरी इंडस्ट्री को आज हमने एक तरह से तहस नहस कर दिया और बहुत बवाल मचा हुआ है। एक पूरा मार्केट गिर रहा है उसके ऊपर, और कारण एक ही है कि अब वो भाषा हमारी संस्कृति की भाषा नहीं रही। एक और भी बात है, सर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सब का एक दरवाज़ा होता है, गेट होता है, जिसे हम मेन गेट कहते हैं। इस मेन गेट ने हमें समाज से भी बंद कर दिया है। जैसे ही हम विश्वविद्यालय में आते हैं, हमारी क्लासेस में जो हम पढ़ते हैं, जिन विचारकों को पढ़ते हैं, जिन दार्शनिकों को पढ़ते हैं, जिन टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वो हमारी समाज के लिए बिल्कुल बेकार हैं। अरस्तु बेकार है, प्लेटो बेकार है, सुकरात बेकार है, वो इटालियन और वो लैटिन और वो फ्रेंच फिलोसफर्स बेकार हैं, क्योंकि समाज कुछ और बात करता है और हम सुन नहीं रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। क्योंकि 1992 में पहला सैटेलाइट टीवी आया भारत में, और उसके बाद अगर आप गिनती करें तो हिंदी के तो हज़ारों हो गए हैं। हिंदी के क्षेत्रीय चैनल भी हो गए हैं। आपके मध्य प्रदेश के कितने हैं, छत्तीसगढ़ के कितने हैं, बिहार के कितने हैं, उत्तर प्रदेश के कितने हैं, दिल्ली के कितने हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की भी बहुत हो गए हैं, बंगाली के बहुत सारे चैनल, तमिल के बहुत सारे चैनल। कभी आपने सोचा इंग्लिश के कितने चैनल हैं? 2 से शुरू हुए थे, आज 6 हैं, 6 से ज़्यादा नहीं बढ़े। तो मार्केट आपकी अंग्रेज़ी को रिजेक्ट कर चुका है, हम देखना नहीं चाह रहे। हमें इसलिए आज अनएम्प्लॉयबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम विश्वविद्यालय के विभागों में आज भी अंग्रेज़ी का परचम लहरा के सोच रहे हैं इससे हमें जॉब मिलेगा। जॉब उनको मिल रहा है जो अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमारी अंग्रेज़ी की इंडस्ट्री बहुत छोटी है। शायद अंग्रेज़ी बोलने वाले आज भी आप देखें तो वो बहुत क्वालिटी वाले हैं जिनको जॉब मिल रहा है, लेकिन अपनी भाषा बोलने वाले अपनी दुकानों पर, अपने बिजनेस में, अपने संस्थानों में वो आज भी कंफर्टेबल है।
वो आज भी बड़े आराम से अपना नौकरी का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। हमारे शैक्षणिक संस्थानों ने एक धारणा बना दी है कि अंग्रेजी वालों को जल्दी नौकरी मिलती है। वो सच नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान का पर्याय अंग्रेजी बना दिया है, जो है नहीं, मूलतः नहीं है। तीसरी विशेष बात, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा कुछ वर्षों की चीज़ नहीं है, भाषा कुछ सदियों की चीज़ भी नहीं है। हम कहते हैं संस्कृत के इतने ग्रंथ, एक एक ग्रंथ उदाहरण है बेस्ट एडिटेड टेक्स्ट का। आप उसमें से एक समास का विग्रह नहीं कर सकते, आप ऊपर की लाइन नीचे नहीं कर सकते, आप एक शब्द को हटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, कॉमा, विराम, मात्रा किसी में संशोधन नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया एडिटेड टेक्स्ट है उनका, इतनी बार प्रूफ रीडिंग हुआ है, इतनी बार उनको पढ़ा गया है, तो वो फाइनल रूप में आई हैं। और ये हजारों वर्ष में ग्रंथ लिखे गए हैं। यानी एक भाषा, एक संस्कृति का निर्वहन हजारों वर्ष तक करती रही और उसका परिणाम ग्रंथ हुआ। क्या अभी हम हिंदी में ग्रंथों तक आ पाए हैं? अभी लेखन तक ही गए हैं, ग्रंथ नहीं आए हैं। बहुत कम ग्रंथ बने हैं, यानी अभी हिंदी को हमें जीना बहुत बाकी है। और क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर का काम किया है, इसलिए बस उसका उदाहरण देकर मैं बात अंतिम अपनी प्रस्तुत करूंगी। 370 जो आर्टिकल था, उसमें सबसे बड़ा जो उस समय लागू कर पाए और उसको चलाया 1948 में, जब पाकिस्तान की सेना ने कबीलाओं का भेष भरकर, वहाँ के लोकल ग्रामीणों का भेष भरकर हमारे ऊपर आक्रमण किया और हम जीतते चले गए, बिल्कुल जीत रहे हैं और बिल्कुल जहाँ जालौसी है वहाँ तक पहुँच गए। तो वहाँ से कर्नल राजेंद्र ने एक संदेश भेजा हमारे गृह मंत्री को और उन्होंने कहा अब हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो उन्होंने कहा बढ़ो, लेकिन नेहरू जी ने रोक दिया और कारण था रुक जाओ, शेख अब्दुल्ला को इस प्रांत के बाद की भाषा नहीं आती है, क्योंकि वहाँ के शासक को उसके आगे की भाषा नहीं आती, इसलिए आप राजनैतिक रूप से भी मत जीतिए उसे। हमें आगे हमने कितना बड़ा नुकसान किया है, आज भी पीओजे के हमारी अपनी विरासत होते हुए भी, क्योंकि कैसे हमारी विरासत है, क्योंकि जो संधि की थी, गिलगिट की संधि थी ब्रिटिशर्स के साथ, उसमें वो पूरा क्षेत्र एक ही है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वो पूरा एक क्षेत्र है, वो उसे कश्मीर कहते थे। इसलिए हमारा अधिकार उस पर है, क्योंकि पूरी कश्मीर की संधि महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ की थी, लेकिन हम उस क्षेत्र में आगे नहीं गए। और फिर क्या किया, ये तो ठीक है वहाँ की भाषा नहीं आती थी, फिर जो भाषा आती थी, यानी कश्मीरी आती थी, डोगरी आती थी, लद्दाखी आती थी, वो जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा नहीं बनी। जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा बनी उर्दू। कितने लोग पढ़ते बोलते जानते हैं? 2011 का सेंसस कहता है 14,000 लोग, 2.5 करोड़ की आबादी से 14,000 लोग उर्दू को जानते, पढ़ते, बोलते, लिखते हैं। 10,000 लोग उसमें से कश्मीर की यूनिवर्सिटी के लोग हैं। तो सिर्फ 4,000 लोग 2.5 करोड़ में से जिस भाषा को जानते हैं वो राज्य भाषा बन गई। तो सारे दस्तावेज सब कुछ उर्दू में, यानी सर तो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, अगर आप यहाँ से चिट्ठी पत्री कश्मीर के किसी कलेक्टर को करते तो आप भले ही अंग्रेजी में करते, वो आपको जवाब उर्दू में देते और फिर उस उर्दू के लिए आप किसी को बुलाते, उससे ट्रांसलेट करवाते, तब तक पता चला वो लास्ट डेट चली गई जो वहाँ से लेटर आया है। वो जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि आप कटे रहें, आम जनता कटी रहे। सर, हम एक जिम्मेदारी दी गई थी, बाद में बात करेंगे, या तो किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में प्राइवेट ज़मीन होती है या सरकारी होती है, 2 ही मालिक होते हैं एक ज़मीन के। आपको आश्चर्य होगा, पिछले साल तक पूरे जम्मू कश्मीर में 1 इंच भूमि भी सरकारी नहीं है, 1 इंच भी नहीं सर। पहाड़ नहीं, नदियाँ नहीं, जंगल नहीं, पर्वत नहीं, शहर नहीं, गांव नहीं, कहाँ गई? सारी लीज पे दे दी गई है। लोकल लोगों की ज़मीन और सरकारी ज़मीन लीज पे दे दी। वो सारे दस्तावेज उर्दू में लिखे गए, जो भाषा वहाँ की नहीं है, उस भाषा को जानने के लिए एक लोकल आदमी को स्कूल में जाना पड़ता है। और स्कूल हमारे यहाँ 100% लिटरेसी नहीं है, सब नहीं जा सकते। जिसकी ज़मीन है उसे पता ही नहीं उस दस्तावेज़ पे लिखा क्या गया है।
इस तरह धोखा देकर 370 का अमल कराया गया। और जब ये पूरा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने विद एग्जाम्पल्स होम मिनिस्ट्री को दिया है, तब उनको समझ में आया कि पहला काम करना होगा कि राज्य भाषा लोकल करनी होगी। और तब पिछले साल ये एक संसद में कानून पारित हुआ कि डोगरी, कश्मीरी और लद्दाखी ये राज्य भाषा होंगी। उर्दू हटाई नहीं गई है, अभी उर्दू भी है उसके साथ है, मगर अंग्रेजी हटाई गई है। भाषा क्या श्वास है जिसे मैं कहती हूँ, एक समाज का जीवन है। और खाली भाषा बोलने से ही हम उसके प्रति अपना दायित्व नहीं निभा रहे। वो बॉलीवुड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे बीच में रहता हुआ वो स्वप्न देने वाला संसार भी हम एक झटके में तिरस्कृत कर देंगे अगर वो हमारी संस्कृति से परे चला जाएगा। इसलिए हिंदी आज हम और आप जिस रूप में जीते हैं, उस रूप में उसको फिर से भी कहना गलत होगा, उसको दैनम दिनम अपने जीवन का भाग बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो मेरी परंपरा का भाग है, वो मेरी आस्था का भाग है, वो मेरे बचपन का भाग है, वो मेरे स्वप्नों का भाग है। वो चोट लगे तो दर्द की भाषा है और वो प्रेम जगे तो भावों की भाषा है। उस हिंदी को आज जब हम दिवस के रूप में मना रहे हैं तो हम सबका दायित्व है कि उसको खाली कागजी कार्रवाई या कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए हम ना बनाएं, बल्कि समझें कि एक भाषा जीवन का क्या अंग है। आप यहाँ आए सर, आपका बहुत बहुत, आप आए यहाँ आए यहाँ जी। नागालैंड में 14 कबीले हैं, 14 कबीलों की अलग अलग भाषा है और एक कबीला दूसरे कबीले से यदि संवाद करता है तो नागामीज में करता है। लेकिन नागालैंड की राजभाषा जो है नागामीज नहीं बनाई, अंग्रेजी बनाई। तो भाषा की जो पॉलिटिक्स है, सर ने बात की विज्ञान की भाषा लैटिन है। क्या आपको पता है संस्कृत के, मेरा एक प्रोजेक्ट था सर, 16वीं 17वीं शताब्दी में संस्कृत की साइंटिफिक टेक्स्ट का सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ हो तो लैटिन में हुआ है। आपने न्यूटन की बात की, न्यूटन 17 बार भारत आया सिर्फ ये चेक करने कि ये जो गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी मैंने सूर्य सिद्धांतिका से ली है, कई लोग को पता तो नहीं चल गया, पर हम तो सूर्य सिद्धांतिका ही नहीं पढ़ते तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने लैटिन में अपने नाम से छाप दी है। और आज हम कहते हैं कि जो पेड़ से सेब गिरा तो न्यूटन का ज्ञान उदा। सर मैंने ज़िंदगी में पेड़ से सेब गिरते नहीं देखा, और मैंने बहुत सारे सेब के किसानों से भी बात की, उन्होंने कहा सेब कभी टपकता नहीं है। तो जो चीज़ टपकती नहीं है उस पर गुरुत्वाकर्षण की थियरी बना दी हमने। अपनी भाषा नहीं पहचानते, वो संस्कृत का ग्रंथ नहीं पढ़ते। इससे प्रेरणा लेते हुए पहली बार भारत में हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है सर, संस्कृत साइंटिफिक टेक्स्ट, और उसमें हम जल्दी भर्ती करने जा रहे हैं ताकि मुझे और आपको कम से कम सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्ट ने, अब हम कहते हैं शून्य का आविष्कार भारत ने किया, पर आविष्कारक का नाम हम क्या कहते हैं, किसने किया? आर्यभट्ट। कौन सी सेंचुरी में हुए थे? 5वीं शताब्दी में। और हम तो महाभारत में अक्षौहिणी सेना की बात करते तो वो शून्य कहाँ से आए? सिर्फ शून्य के आकार को आर्यभट्ट ने दिया, शून्य पहले से था। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम भ्रम पाले रहेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के दरवाजे खोल दीजिए, समाज को अंदर आने दीजिए और आप समाज तक जाइए। भ्रम में मत पालिए कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, दरअसल समाज ने हमें शिक्षा दी है। हम कौन होते हैं समाज को शिक्षित करने वाले। इन भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आप सबका बहुत पुनः शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। धन्यवाद मैम, एक भाषा के एक अलग से पक्ष को हमारे सामने रखने के लिए, और उसके जो 3 रूप थे, फिल्म, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और और तीसरा पक्ष जब आपने कहा कि किस तरीके से डोगरी बनाम उर्दू की बात हमारे सामने आती है। तो बहरहाल अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुलपति महोदया के आदेश अनुसार मैं इस सभा को अभी समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्राध्यापक, हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी विश्वविद्यालय के छात्र, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।